मैं रामनिवास श्री आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन और उसमें विशेष रूप से कि कुछ विचारक विश्लेषक आलोचना करते हैं, तो वो जो आलोचना है उस पर थोड़ा सा हम देखेंगे। हर कोई नीति हो, पॉलिसी हो, उसकी दोनों पक्ष होते हैं, आलोचना और उसकी प्रशंसा भी होती है। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ पर उसकी आलोचना के बारे में, आलोचना क्यों की जाती है, इसको लेकर हम थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में असफल हुई है। जितना हम वो मानकर चलते थे, जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए थी, वो उतना वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। जैसे इसमें एडी गोरवाल का कथन, उन्होंने कहा है, विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना और बढ़ाना है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना है। इसमें हमारी विदेश नीति विफल सिद्ध हुई है। आज भी चाइना और पाकिस्तान ने हमारे सैकड़ों वर्ग मील के प्रदेश क्षेत्र है वो दबा रखे हैं और हमारी विदेश नीति उन्हें मुक्त नहीं करा सकी। तो ये थोड़ा सा गोरवाल साहब ने कहा है वो सही प्रतीत होता है। तो ये जो हमारी विदेश नीति है, आज जैसे गलवान घाटी है, उधर नेपाल है, इनसे भी अच्छे वो भी आंखें दिखाना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो कहने का अर्थ है ज़्यादा हमारी विदेश नीति ज़्यादा सफल नहीं रही राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में। दूसरा, जैसे गुटनिरपेक्षता एक दिखावा, आलोचक हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति को एक दिखावा कहते हैं। भारत कभी अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ अधिक झुका है तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ। स्वाधीनता के तुरंत बाद हमारा झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था, तो इंदिरा युग में हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक था। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि गुट निरपेक्षता अर्थात दोनों जो गुट हैं, पश्चिमी जगत और साम्यवादी जगत, या फिर अमेरिका और सोवियत संघ, इनसे बराबर की दूरी बनाए रखना था, पर ऐसा हुआ नहीं। निश्चित रूप से हम कभी पश्चिमी गुट की तरफ ज़्यादा झुक गए, उधर ज़्यादा चले गए, या फिर साम्यवादी गुट की तरफ भी हम, तो जो गुट निरपेक्षता बराबर का जो रखना था वो हम रख नहीं पाए हैं। हम पर भी ये प्रश्न चिन्ह है कि भाई आप सही प्रकार से इसका पालन हम कर नहीं पाए। तो गुट निरपेक्षता की नीति भी एक दिखावा मात्र यहाँ पर सिद्ध होती है। इसके बाद देतांत की विश्व राजनीति, देतांत। अब शीत युद्ध है वो समाप्ति की ओर। शीत युद्ध की विश्व राजनीति में गुट निरपेक्षता का महत्व हो सकता है, किंतु आज तो शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। गुटों की राजनीति पिघल चुकी है और देतांत की विश्व राजनीति का चयन हुआ है। जब गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्षता का क्या महत्व हो सकता है। सीधी सरल बात है, जब दोनों गुट थे, शीत युद्ध था, तब तक तो गुट निरपेक्षता की नीति प्रासंगिक थी। पर अब जो आलोचक कह रहे हैं कि भाई अब वो है ही नहीं, अब देतांत का युग शुरू हो चुका है, तो उसका क्या अर्थ है। तो ये इस महीने में भी हमारी विदेश नीति एक जगह जाकर असफल
सी लगती है। भारत सोवियत संधि। अगस्त 1971 की भारत सोवियत संधि भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़ का सूचक है। आलोचकों का कहना है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का इस संधि ने अंत कर दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब महाशक्तियों के फौजी संघर्ष तथा तनावों से स्वयं को दूर रखना होता है, लेकिन एक महाशक्ति के साथ संधि करके भारत अब स्वयं को इस संघर्ष तथा तनाव से दूर नहीं रख सकता। यहाँ पर तो बिल्कुल साफ हो गया। 71 में जो 20 वर्षीय हमारी सोवियत संघ के साथ संधि हुई, तो हम तो जुड़ गए एक महाशक्ति के साथ। तो ये हम पर बड़ा कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका जो उसको चलाने वाले हैं, प्रेरणेता हैं, फाउंडर हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से एक महाशक्ति के साथ जुड़ना, तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर हमारी विदेश नीति की आलोचना है वो तार्किक आधार पर भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम ज़्यादा सफलता को, हालांकि उसके कारण हो सकते हैं, यथार्थ कारण इसमें विदेश नीति के अंतर्गत मित्र और शत्रु के परखने में असफल। भारतीय विदेश नीति अपने मित्र और शत्रु को परखने में भी असफल रही है। इजराइल ने प्रत्येक स्तर पर हमारा समर्थन किया है, फिर भी पश्चिमी एशिया में हमारी नीति लंबे समय तक इजराइल विरोधी रही। अब देखो, असल में इजराइल ने हमें चाहे सैन्य क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, तो बड़ी हमारी मदद की है हर मौके पर। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में भी हमारा समर्थन किया है, पर हमने एक लंबे समय तक पश्चिमी एशिया के देशों का समर्थन किया, उनके साथ रहे और इजराइल को नकारते रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो शत्रु और मित्र की पहचान करने में जो परख होनी चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए, वो हमारे पास थी नहीं, वो उतना हम कर नहीं पाए। विदेशी आक्रमणों का शिकार। हमारी विदेश नीति विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने में असमर्थ रही। 1962 में चाइना ने हम पर आक्रमण किया। 1948, 1965 तथा 71 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। मई जून 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर बड़े पैमाने पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। हमें बड़ी पीड़ा हुई, हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए, और कहीं युद्ध होता है तो बड़ा सारा बजट युद्ध पर फिर खर्च किया जाता है। तो ये लगातार वो कर रहे हैं। तो जो विदेशी आक्रमण है उनको रोकने में हमारी विदेश नीति असफल रही है, हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। आज दुनिया में लगभग 70-80 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय होंगे, लेकिन भारत सरकार उनके प्रति उदासीन रही। भारत सरकार की निर्ममता के कारण ही म्यांमार, श्रीलंका, उगांडा और कीनिया के भारतीयों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। आज भी अनेकों देशों में 100 वर्षों से इससे भी अधिक वर्षों के प्रवास के बावजूद उन्हें वहाँ पर संपत्ति खरीदने, मुक्त व्यापार करने, राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये हमारी विदेश नीति यदि उन लोगों पर ध्यान देती, वैदेशिक संबंधों का विदेश नीति का इस प्रकार से संचालित करती, आज चाइना के जो प्रवासी हैं उनके साथ दुनिया में कहीं भी कोई थोड़ा बहुत भी इस प्रकार का हो जाए तो वो बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाय तौबा मचा देता है। तो परंतु हमारी विदेश नीति उन लोगों का, जबकि वो लोग प्रवासी हैं, उनका हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे
इस देश की मजबूती में बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से उनके हितों को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए। सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। गोरे देशों के प्रति हमारे सांस्कृतिक हीनता की भावना के कारण ही हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की भारी राजनीतिक उपेक्षा की। 1961 में पहली बार पंडित नेहरू मेक्सिको गए तथा 1968 में इंदिरा गांधी 9 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर गई। तो इस यहाँ पर भी हम सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम सफल नहीं हो पाए। नीति निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया। हमारे पास सारी दुनिया की सूचना जमा करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। ये कैसी विडंबना है कि यूरोप, अफ्रीका पर या ईरान में घटनाएं हमारे राजदूतों की नाक के नीचे घटित होती हैं और उनका विश्लेषण करने के लिए वे लंदन या न्यूयॉर्क के अखबारों पर निर्भर रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि 3/4 देशों के बारे में भारत सरकार के पास जो सूचनाएं आती हैं वे इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे से छनकर आती हैं। तो हमारी जो आत्मनिर्णय के आधार पर जो स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए थी वो इसमें देखने को मिलता नहीं है। और ये जो नज़रिया है हम दूसरों के चश्मे के अनुसार चलते हैं, करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हालांकि मैं पूर्ण रूप से इसको नकार नहीं रहा हूँ। कुछ क्षेत्रों में हमारी विदेश नीति की सफलता रही है, प्रशंसा भी मिली है, पहचान भी दुनिया में हमारी बनी है, पर फिर भी इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इसको तार्किक बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना। एक बार पुनः धन्यवाद।